हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है तारीख 30 मई और आज के दिन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों, अब देखो वेकेशंस खत्म हो चुके हैं अब आप लोग के 10th के बाद। अब आप 11th में आ चुके हो और आपने साइंस ले रखा है। तब आपने साइंस में पढ़ रखा होगा भाई PCM लें, PCB लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहिए हमें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहिए हमें। तो सब कुछ डिसाइड करके आपने फाइनली ले लिया है। अब आज बात करेंगे फिजिक्स कि है क्या फिजिक्स। देखिए फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का और ये चैप्टर बेसिकली हर स्कूल्स में या हर कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत तकलीफ है बच्चों को कि इसमें नोट्स, देखिए अगर बोर्ड के पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोर्ड यानी कि 11th क्लास के पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और वो आपके नीट और JEE के लिए कुछ खास नहीं है ये चैप्टर, लेकिन 11th क्लास के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आखिर क्या होता है, वो सारी बातें हम समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो आप लोगों को आज 11th क्लास में आप चल रहे हो तो आप लोगों को पढ़ने का तरीका बहुत बदलना पड़ेगा। देखो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बिकॉज कि हम इसी वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। हो सकता है 1 आवर के आसपास का वीडियो हो, तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। जब भी आप वीडियो देखें बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमर डाल दूंगा, तो आप अगर आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है तब जाके टाइमिंग स्टार्ट करें और वीडियो को अपना लेक्चर देख सकते हैं। बाकी ये बातें बहुत ज़रूरी हैं आपसे करना, बिकॉज कि आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। साइंस स्ट्रीम आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया, दोनों ही सब्जेक्ट में, दोनों ही स्ट्रीम में आपको क्या करना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले आखिर समझ, कोई चीज़ को जानने से पहले, कोई चीज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना वो चीज़ है क्या। तो ऐसे ही फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स में आखिर आता क्या है, क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स और फिजिक्स पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। तो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। होप आप लोग पूरा एंजॉय करोगे, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे आज के इस वीडियो से। आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें। विदाउट नोट्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन में गए हैं, रिसर्च किए हैं, या तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हैं या बहुत बड़े IAS IPS कलेक्टर्स, ऐसे बहुत जो बड़ी पोस्टें लोगों ने आज हासिल की है, उसके पीछे रीजन है उनके नोट्स। अपनी बातों को अपनी बातों को अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स वगैरह आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आज से 11th हो चाहे 12th हो, आपको एक टारगेट बना के रखना है कि हाँ मुझे नोट्स प्रिपेयर करना है और नोट्स के हिसाब से मुझे पढ़ना है। आपके एग्जाम आएगी तो आपको नोट्स पढ़ना है। एक चीज़ को 5 बार पढ़ो और 5 चीज़ को एक बार पढ़ो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़ को 5 बार पढ़ना है और उसको प्रिपेयर करना है। क्लियर। तो बहुत सारी बातें नहीं क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है फिजिक्स। आखिर क्या है फिजिक्स, और आज की तारीख 30 मई 2021। तो आज से हम 11th क्लास का कैरियर स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। होप आप एंजॉय करोगे और हमें लाइक करके, कमेंट करके एक अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा और मैं आप लोगों को आज से फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा फर्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। सबको आपके पास बुक्स होगी, अगर आप देख सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कि क्या होता है फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, उसके यूजेस कहाँ हैं, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और साथ में इससे क्या स्कोप हो सकते हैं और भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो फिजिक्स को समझने से पहले आपको समझना होगा साइंस के बारे में, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। भाई फिजिक्स है क्या, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे क्लास 11 ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हो ना, 10th में आपने पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा आपने, आपकी बुक में होता था फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी होती थी, बायोलॉजी भी होती थी। याद है, फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी होती थी, बायोलॉजी भी, तीनों ही चीजें होती थी। लेकिन यहाँ पे 11th क्लास के अंदर आपको ये तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। तो पहले तो साइंस समझना होगा ना, भाई साइंस है क्या। भाई आपने 10th में पढ़ तो लिया साइंस, लेकिन है क्या साइंस, कोई बता सकते हो आप मुझे, व्हाट इज साइंस। तो देखो साइंस क्या है, साइंस को एक्सप्लेन किया जाए तो साइंस जो वर्ड है, साइंस इज अ लैटिन वर्ड। साइंस कहाँ से बना है, साइंस एक लैटिन वर्ड है, वर्ब है साइंटिया। ठीक है, साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या नाम है, साइंटिया। साइंटिया से ही लिया गया है साइंस। इसको संस्कृत जो कि हमारी मातृभाषा है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, संस्कृत जो कि हमारा मातृभाषा है, संस्कृत में, इन संस्कृत आप लिख सकते हो
इन संस्कृत इट इज नोन एज विजनन। आपने सुना होगा गांव में विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान सुना है हिंदी मीडियम में, तो ऐसे ही संस्कृत को क्या बोलते हैं, विजनन बोलते हैं। और अरबिक भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में इट इज नोन एज इल्म। क्या बोलते हैं इसको, इल्म बोलते हैं। और इन सब का मतलब होता है नॉलेज, इन सब का मतलब होता है नॉलेज। चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब कि कुछ नया सीखना, नॉलेज का मतलब कुछ नया सीखना। तो साइंस, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या करता है, कुछ नया सीखने में हमारी मदद करता है। तो क्लियर है, ये बेसिक बात है। तो आपको पहला चीज लिखना है, पहला क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज साइंस, और देन आफ्टर आपको ये सारी बातें लिखनी है। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखो नोट्स प्रोवाइड कराना में मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। नोट्स तो कोई दिक्कत, नोट्स तो हर बुक में मिलेगा आपको। आप कोई भी 11th क्लास की बुक उठाओगे, वहाँ पे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, वहाँ आपको नोट्स सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझ। पहले दिन से स्किप करना शुरू करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जिन आपकी लाइफ में हमने साइंस लिया है तो आपके पास एक एम होना चाहिए, हाँ मुझे करना है, तो मुझे कैसे करना है, तो एक हिसाब से, एक व्यवस्थित तरीके से करना है। ऐसे भाग के करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ओके, तो साइंस, व्हाट इज साइंस में सबसे पहला टॉपिक डालना है और 3 पॉइंट लिखने हैं। इतनी बातें लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिजिक्स क्या है। ओके, नोट करो इतना। ओके, तो फिजिक्स के बारे में समझते हैं। देखो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स के बोल सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, ब्रांच किसकी, साइंस की। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर आर पी फेमन। उनका यह मानना था, वो ऐसा बोलते थे कि फिजिक्स इज नेचर। वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे भैया कि जो फिजिक्स है वही हमारा क्या है, नेचर है। तो थोड़ा समझते हैं फिजिक्स इज नेचर मतलब क्या। देखो उनका ये कहना था कि अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको समझना होगा नेचर को, और अगर आपको नेचर समझना है तो आपको समझना होगा फिजिक्स को। नेचर का मतलब ऐसा है कि सन ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। मून रात को निकल जाता है, दिन में गायब हो जाता है। स्टार चमक रहे हैं, स्टार की लाइट्स हमारे तक पहुंच रही है। हम रॉकेट्स में रिपल्सन करा, हम रॉकेट में क्या करते हैं, प्रोपल्सन करा रहे हैं, वहां से हीट एनर्जी निकल रही है, विंड एनर्जी है, दुनिया भर की सारी चीजें जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, सब कुछ क्या है, नेचर। और इसके पीछे रीजन कौन है, फिजिक्स। या ऐसे बोल सकते हो कि फिजिक्स की वजह से नेचर है, या ऐसे बोल सकते हो नेचर की वजह से फिजिक्स है। बाकी पहले तो ये हुआ फिर ये हुआ ना, पढ़ाई तो हमने की, नेचर तो पहले से ही था। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक नेचर है, दुनिया है, देश है। अगर आपने नेचर को समझ लिया तो आपने फिजिक्स को समझ लिया, ऐसा उनका मानना था। और बहुत सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको हम आगे के धीरे धीरे आप सब महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे। ओके, तो एक दूसरे हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर एच.सी. वर्मा। शायद सुना होगा आपने डॉक्टर एच.सी. वर्मा को। ये पद्मश्री अवार्डेड फिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़े भौतिकी मतलब फिजिसिस्ट, जो फिजिक्स के रिलेटेड रिसर्च करते हैं उनको फिजिसिस्ट बोलते हैं। तो एच.सी. वर्मा हमारे इंडिया के हैं, और उनकी एक किताब है, बहुत अच्छी बुक है, जिसको हम लोगों ने कई बार पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपनी किताबों में लिखते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो ये बोलते हैं कि सपोज करो, देखो सारी बातें मैंने नोट्स में लिख रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो उनको क्या कहना था, उनका कहना था कि मान लीजिए आपको हम एक चेस बोर्ड के सामने बैठा देते हैं। सपोज करो आप चेस नहीं जानते हो और आपको 2 बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ चेस देखने का मौका मिल रहा है, वो दोनों खेल रहे हैं और आप बैठ के देख रहे हो, और आपको चेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने उस चेस को गौर किया, चेस को देखते गए 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, आप वहां से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो भाई, देखा कि हाँ भाई ये जो छोटा वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, वो आगे 1 कदम चलता है, जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है, जो ऊंट है वो ऐसे चलता है, जो क्या बोलते हैं वजीर है वो ऐसे चलता है। ये चीज आप क्या कर रहे हो, आप देख के इमेजिन करके सोच रहे हो, सीख रहे हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जब आपने देखा तो आपके पास बहुत सारे रूल्स, आपको जबकि स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही आप 4 घंटे मैच को देखे और आपके दिमाग में क्या है, बहुत सारे रूल्स जनरेट हो गए कि हाँ ये घोड़ा ऐसा चलता है, हाथी ऐसा चलता है, ऊंट ऐसा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, सारी बातें समझ गए।
लेकिन अगर आपको बोला जाए कि चलो आप खेलो, तो जरूरी नहीं है कि आपने जितने भी अटेम्प्ट आपने सीखे हैं वो सही हो सकता है आपने अपने दिमाग पे कुछ मिसकंसीडर चीज़ें बना ली हो। तो यही इन्होंने एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला है कि जो नेचर है हमारा वो एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड है और इसके चारों तरफ जो लोग हैं ना वो सब प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग हैं जैसे जितने भी लोग हैं, जो हमारे फिजिसिस्ट हैं, जितने भी चाहे साइंटिस्ट हो, जितने भी लोग हैं, सब क्या कर रहे हैं, उस मैच को देख रहे हैं और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नेचर गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने बनाया कि गॉड ने बनाया हुआ है, हम उसी को देख के उसके अंदर से क्या चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत कुछ फेमस नाम मैं लिखूंगा, जैसे हो गए हमारे सर न्यूटन साहब। न्यूटन साहब को याद कर लो, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। न्यूटन साहब हो गए और बाद में आपके ये डॉक्टर R.P. फैमन हो गए, ठीक है। इनका नाम सर आइजैक न्यूटन था, सर आइजैक न्यूटन। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप इतना लिख लो काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। न्यूटन हो गए, फैमन हो गए और बाद में आइंस्टीन को सब जानते होंगे, आइंस्टीन हो गए, ठीक है। हमारे इंडियन साहब थे, इनको जानते होंगे आप लोग, आर्यभट्टा को जी को जानते होंगे, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तो ये जो चारों है ना, दे आर ग्रेट फिजिसिस्ट। इनको ग्रेट फिजिसिस्ट बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने नेचर को समझा। तो खेल तो सब रहे हैं, खेल गौर क्या कर रहा है, जो नेचर है अपने साथ वो खेल रहा है, वो बहुत बड़ा चेस बोर्ड पे खेल रहा है। लेकिन जब आजू बाजू लोग बैठे हैं ना, उनमें से 4 लोग ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ों को सीखा, समझा और अपनी कुछ बातों अपने लैंग्वेज में कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। कि भाई जैसे आइंस्टीन की एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mc², ठीक है। न्यूटन के बहुत सारे लॉज हैं, आप जानते हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं। फैमन साहब देखो बता दिए, न्यूटन फिजिक्स ही है। आर्यभट्ट साहब ने 0 दिया, जीरो की खोज की। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। तो ये सारी चीज़ें किसने किया? ये सारी चीज़ें चारों लोगों ने मिलकर किया। और ये 4 लोग क्या थे? ये 4 लोग भी जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी ये लोग भी बैठे थे, बस इन लोगों ने गौर करने का नज़रिया अलग था उनका, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। तो ग्रेट फिजिसिस्ट इनको बोला जाता है। तो इतनी बातें लिखो, फिर हम आगे बढ़े। देखो बहुत ज़्यादा लिखने वाली बातें नहीं है इसमें, समझने से बस आप समझो। मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। और इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। मेरा आपके इस पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्कॉलर ट्यूटर्स करके मेरा क्या बोलते हैं आपका इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ फॉलो करिए मुझे। मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डालता रहूँगा और आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, नोट करो पहले इतना। ओके, तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम आते हैं काम की बातों पे। तो देखो, जो स्टडी ऑफ फिजिक्स है, स्टडी ऑफ फिजिक्स को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। दूसरे ग्रुप को बोलते हैं रिडक्शनिज्म, या इसी को कई सारी किताबों में रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। अगर समझा जाए तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? एक ही फॉर्मूले से, एक ही कंसेप्ट से अलग अलग चीज़ों का होना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या है। ओके, तो देखो मैंने यूनिफिकेशन का डेफिनेशन लिखा है। यूनिफिकेशन पहला अप्रोच, यूनिफिकेशन अप्रोच। तो क्या है? यूनिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लॉ की वजह से। देखो क्या है मतलब कि किसी सिंगल लॉ की वजह से, जैसे मान लो एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ है, सुना होगा आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहाँ कहाँ वैलिड है? ये बहुत जगह वैलिड है। जैसे देखो एप्पल का गिरना, फॉलिंग एन एप्पल, याद करो वही एप्पल जो आइंस्टीन के सर पे गिरा था। फॉलिंग ऑफ एप्पल, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, ठीक है, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ टू सन, सन के चारों तरफ अर्थ क्या है? घूमना। दूसरा रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड सन, अराउंड अर्थ। ये सारी बातें कहाँ? ये हर जगह क्या है? ग्रेविटी यूज हो रही है, ग्रेविटेशन यूज हो रहा है। आप आसमान में चले जाओ तो भी गिरोगे तो ग्रेविटी लगेगी, हर जगह ग्रेविटेशन है कि नहीं है। तो ये देखो सिंगल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक अकेला लॉ है, लेकिन इसकी जगह क्या है? बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेबल। ऐसे ही एक आप बोल सकते हो
एक वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कंसेप्ट है, वो कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक्स में लगता है, इलेक्ट्रिकल उसमें लगता है, बाद मैग्नेटिक में लगता है। देखो अब हर जगह वैलिड है ना ये चीजें, तो एक ही फॉर्मूले से, एक ही नए कंसेप्ट से हम क्या कई सारी चीजों को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यानी कि एक ही फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट बहुत जगह अप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ओके, क्लियर हुआ होगा पहला अप्रोच, यूनिफिकेशन अप्रोच। कोई पूछे यूनिफिकेशन अप्रोच क्या है तो आप बोलेंगे यूनिफिकेशन इज एन अप्रोच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना बाय ए सिंगल और फ्यू लॉज। किसी या तो कोई अकेला लॉ या कुछ लॉ को मिला के हम क्या करते थे, बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन अप्रोच। ओके, क्लियर होगा, छापो। तो सेकंड अप्रोच देखिए क्या है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े लॉज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सीखना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन अप्रोच। तो देखो जैसे लिखा है, इन फिजिक्स वी डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सिंपलर पार्ट्स। हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से छोटे छोटे पार्ट्स डिराइव कर लेते हैं और उसको पढ़ते हैं और सीख लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या है, रिडक्शन अप्रोच। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर समझा जाए तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है, जिसके अंदर हमने पढ़ते हैं हीट के बारे में। हम एक कंप्लीट चैप्टर है 11th क्लास में, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आप पढ़ पाओगे किससे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, तो ये भी केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स जो एक टॉपिक है उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम ब्रेक करके समझ पाते हैं, ठीक है। इसकी अगर ये आप समझ जाते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो यही जो कंसेप्ट है, ये छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ के सीखना, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, रिडक्शन अप्रोच। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, डन। अब जल्दी से उतार लो, फिर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की। रब करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखो हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो हो गई भाई, दो तरीके से, दो अप्रोच से हमने पढ़ा है। पहला अप्रोच था हमारा कौन सा, यूनिफिकेशन अप्रोच, और दूसरा अप्रोच था हमारा रिडक्शन अप्रोच। अब आते बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई ऐसी क्या चीज है जो हमें एक्साइट करती है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो पहला टॉपिक हम डालेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भैया फिजिक्स एक्साइटमेंट और स्कोप क्या क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो स्कोप को समझने के लिए स्कोप को दो डोमेन में तोड़ा गया है। पहला बोलते हैं इसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन, या पहले मैक्रो बोल दो, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। एक को मैक्रो और एक को माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब देखो मैक्रोस्कोपिक यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो देखो मैक्रो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है कंपेयर टू माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा। तो मैक्रोस्कोपिक में हम पहले सब पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, जो पहला टॉपिक होता है हमारे मैक्रोस्कोपिक के अंदर। जो देखो कंप्लीट फिजिक्स का स्कोप है, इससे बाहर फिजिक्स में कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला मैकेनिक्स होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, तीसरा होता है आपका ऑप्टिक्स, और चौथा होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा तेज हो रहा है क्या? देखो मैकेनिक्स के बारे में समझते हैं, मैं भी सबका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको ना। मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। देखो दो ही डोमेन होती है फिजिक्स के अंदर, स्कोप के अंदर दो डोमेन होता है, पहला माइक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा मैक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हो, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो, ये चार टॉपिक आता है। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन यानी कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन यानी कि जिसमें अंदर आप एटम्स पढ़ते हो, सब एटम पार्टिकल्स पढ़ते हो, सब एटम पार्टिकल्स पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हो। देखो इसके अलग नाम भी, इसका नाम होता है क्वांटम फिजिक्स। सुना है आपने क्वांटम फिजिक्स? सुन रखा हो ना, क्वांटम यानी कि बहुत जो टफ फिजिक्स है, बहुत छोटा, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहे हैं। ये एक ऐसी फिजिक्स है जो कि क्या है, अभी तक साइंटिस्ट भी या फिजिसिस्ट भी बहुत ढंग से तरीके से नहीं पता है इनको, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो फिजिक्स है इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम है क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्या नाम है इसका क्लासिकल। और यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास। देखो ये चीज, ये और ये टॉपिक आप 11th में पढ़ोगे, और ये वाला टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आप 12th में पढ़ोगे। और इसी के ऊपर पूरी फिजिक्स डिपेंड है, इस मैकेनिक्स के ऊपर ही डिपेंड है और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही डिपेंड है। देखो फिजिक्स के अंदर दो पार्ट है, आपको पता है, दो पार्ट होगी, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहले पार्ट में आपको मैकेनिक्स
मिलेगा, दूसरे पार्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा। ऐसे ही फिर 12th में 2 पार्ट मिलेगा, पहले पार्ट में आपको ये मिलेगा, दूसरे पार्ट में आपको ये मिलेगा। क्लियर है? इतनी बातें समझो, स्कोप के अंदर इतनी बातें लिखो, फिर हम धीरे धीरे बात करते हैं मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, मैग्नेटिज्म, ये सारी बातें डिस्कस करें। जल्दी करो। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना बोल के इसको आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ओके, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जल्दी कर लो। ओके, अब देखो भाई स्कोप तो समझ लिए, अब स्कोप में एक एक बात चीज़ों को हम बारीकी से थोड़ा समझते हैं भाई। जो चलो माइक्रोस्कोपिक देखो, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स तो अभी भी रिसर्च में चल रहा है, अभी सबको पता नहीं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स तो सबको आता है। क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बहुत सारा रिसर्च कर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा अब क्लासिकल फिजिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है आपका, फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैकेनिक्स। तो बात करें अगर मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स जो लॉ है, ये मैकेनिक्स जो कंसेप्ट है, मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लॉ पे बेस्ड है, ठीक है, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स के किसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हालांकि दोनों लॉ न्यूटन साहब ने दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों ही लॉ मैकेनिक्स पे डिपेंड। मैकेनिक्स को अगर आप समझना है तो दोनों लॉ को समझना होगा। बेसिकली जो इसके अंदर हम बातें करते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स है जैसे कि प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का क्या है, आसमान में उड़ना या जाना। दूसरा फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन क्यों उड़ता है। तीसरा कि फ्लोटिंग ऑफ शिप, फ्लोटिंग ऑफ शिप, पानी में जहाज क्यों तैरता है। देखो ये सब एक्साइटमेंट ही तो है भाई। आप सोचो, एक इमेजिन करो कि अगर मैं बोलूँ भाई छोटा सा पत्थर ले जाके पानी फेंको, आप फेंके, डूब गया, डूब जाता है ना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शिप्स पानी में तैर रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतना बड़ा बड़ा, समझो कि घर जितना बड़ा मेरा घर है, आई थिंक इससे तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े बड़े शिप्स, 2-2 फ्लोर, 3-3 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, 10-10 फ्लोर तक के शिप्स आप आजकल आज क्या बोलते हैं आपके पानी में तैर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सोचो, ऐसा होता ना इंटरेस्ट में, ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचो, आप एक छोटा सा पत्थर फेंको आसमान में, नीचे चला जाता है। ये इतने बड़े बड़े रॉकेट्स, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स, देखो सोचो 100-100, 200-200 लोगों को लेके चलते हैं इतने बड़े एरोप्लेन्स, और फिर भी वो गिर नहीं रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है ये सब। तो यही तो हमें एक्साइट करती है कि भाई ये आखिर क्यों है, ऐसा क्या है। देखो फिजिक्स को पढ़ने का ना तरीका दो है, एक तो याद कर लो और एक उसके अंदर ना मतलब ऐसा महसूस करो। और मुझे लगता है कि अगर आप महसूस करें, जिस दिन पढ़ लिए ना, उस दिन आपको फिजिक्स ऐसा ना मतलब बहुत दिलकश हो जाएगा। दिलकश मतलब बहुत आपको दिल लग जाएगा उसके साथ, फिर आपको कोई और सब्जेक्ट आपको अच्छा ही लगेगा। हालांकि फिजिक्स को सब टफ बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं सब बहुत टफ सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है। ये इसीलिए है क्योंकि आपने उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा ही नहीं। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ के तो देखो, इससे आसान कुछ नहीं। ठीक है, तो पहली चीज, पहला मैकेनिक्स हमने टॉपिक डिस्कस किया। मैकेनिक्स क्या है, बेस्ड है किसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। और इसके अंदर जो बेसिक टॉपिक्स हम जो डिस्कस करते हैं वो प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट हो गया, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन हो गया, फ्लोटिंग ऑफ शिप्स हो गया, और जहां जहां मैकेनिक्स की बात आएगी वो हर टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करा करेंगे। क्लियर है? पहली बात, पहला मैकेनिक्स समझ में आ गया। जल्दी उतारो, फिर हम बात करते हैं सेकंड, जो कि हमारा था इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जल्दी उतारो, फिर बात करें। ओके, तो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोडायनामिक। और इलेक्ट्रोडायनामिक को समझने के लिए देखो जो लॉज हैं, द लॉज यूज्ड इन दिस टॉपिक इज गिवन बाय ओरेस्टेड। एक हमारे क्या था, साइंटिस्ट थे, कूलॉम, जानते हो कि शायद सुना होगा आपने, कूलॉम्स लॉ सुना है ऐसा कुछ। ओरेस्टेड थे, कूलॉम्स थे, फराड थे, ठीक है, फराड जो कि वही एम्पियर थे। ये चार मेन ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया। देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक्स या मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिज्म या मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो क्लास 12 का टॉपिक है। बट इसके अंदर जो लॉ यूज होते हैं, किसने किसने दिया है, ओरेस्टेड ने दिया, कूलॉम साहब ने दिया है, फराड साहब ने दिया और एम्पियर साहब ने दिया। जिसको करंट यूनिट आपको पता भी होगा शायद, एम्पियर होती है। इसमें जो हम बातें करते हैं बेसिकली हम किसी बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं,
करंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एसी वोल्टेज, एसी डीसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, और आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें आप इतना नोट करें, चार्ज, करंट, एसी डीसी, भाई क्यों गिर रहे हो, चार्ज, करंट, एसी डीसी और ट्रांसफार्मर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जल्दी लिखो, फिर हम बात करें तीसरा टॉपिक जो कि ऑप्टिक्स है। जल्दी करो तो फटाफट। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट लाइट। एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी साइंस की ब्रांच है, जैसे जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर की एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइंस तो ठीक है, साइंस के अंदर सब आता है, लेकिन फिजिक्स की बात करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। जैसे इसके अंदर जो जो चीज़ें बातें हम करेंगे, जैसे सबसे पहला हम लेंसेज के बारे में बात करते हैं, इसमें मिरर्स के बारे में बात करते हैं, और इनके एप्लीकेशन कैसा होता है, टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। बाद में और किसी बारे में बात करते हैं, रेनबो, रेनबो पढ़ा है ना आपने क्लास 10th में, रेनबो के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो जो भी ये भी 12th के अंदर आपके आएगा, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। होप क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दें, और जरूर कमेंट जरूर कर देना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, कोई तकलीफ नहीं है। आप जो भी करोगे सब मेरे लिए अच्छा ही है। ओके, तो ऑप्टिक्स के बारे में इतना बातें करें, फिर जल्दी करो, फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जल्दी करो। अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो देखो ये भी क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील या वी स्टडी अबाउट टेम्परेचर। किसके बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर? हम बात करते हैं किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में करते हैं कि टेम्परेचर कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, कुछ टॉपिक है जैसे आपने सुना होगा कंडक्शन के बारे में, सुना होगा कन्वेक्शन के बारे में, नहीं सुना तो सब आपके यहाँ पे आएगा। रीडर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ा होगा ना भाई। देखो कोई चीज़ जैसे गर्म होती है फिर ठंडी हो जाती है, क्यों ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होना, सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो क्या किसके अंदर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हीट ट्रांसफ़र ना। ये सारी बातें हम कहाँ करते हैं? सारी बातें हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, तो ये 4 बेसिक स्कोप हैं जो कि हमें यूज होते हैं। और एक्साइटमेंट की बातें तो मैं आपको पहले ही बता दिया। एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि फिजिक्स को पढ़ के आपको क्यों ऐसा लगता है कि फिजिक्स पढ़ना चाहिए। तो बेसिक एक सिंपल सा आंसर है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, अगर इनको जानना है तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए ही शायद पीसीएम और पीसीबी दोनों ही क्लास में फिजिक्स को कंपलसरी मैंडेटरी रखी गई है। देखा जाए तो बायोलॉजी के स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास एक फिजिक्स का ऑप्शन होता है, फिजिक्स उनको पढ़ना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो आप दुनिया के बारे में समझ नहीं पाओगे। फिजिक्स को पढ़ना मतलब नेचर को पढ़ना, नेचर को पढ़ना मतलब फिजिक्स को पढ़ना। तो फिजिक्स, नेचर को जानना ही पड़ेगा ना। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपको पूरी दुनिया से मतलब है तो आपको नेचर को जानना होगा, और नेचर को जानना होगा तो आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। मेरी बात सब क्लियर है? बाकी नोट्स के अंदर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखा है। मेरा हैंड रिटन खुद से मैंने प्रिपेयर किया है नोट्स। हैंड रिटन तो नहीं, टाइप करके बनाया मैंने, लेकिन फिर भी मेरे ही वर्ड्स मैंने ही खुद से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप वहाँ जाके डाउनलोड करके आप उसको नोट कर लेना, आपके काम आएगा। बाकी समझना बहुत जरूरी है, नोट करना जरूरी नहीं, क्योंकि हर किताब में आपको नोट्स मिलेगा। ओके, तो छापो जल्दी से, फिर हम बात करें कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। ओके, तो आगे देखो क्या दिया, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। भाई ये फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या संबंध है? भाई फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट है? तो देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब कॉइन समझिए, सिक्का है, सिक्का के 2 पोर्शन है, एक तो टेल साइड, एक तो हेड साइड। तो 2 साइड होता है ना, साइड 1 साइड 2। तो साइड 1 सपोज करो और ये साइड 2 है। तो अगर ये है आपका फिजिक्स तो ये है आपका टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं। बगैर फिजिक्स के टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती और बगैर टेक्नोलॉजी के फिजिक्स इंप्रूव नहीं हो सकती। तो समझते हैं कि और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सोसाइटी को अपने आप ही रिलीफ हो जाता है। भाई जैसे समझो आज कोविड केसेस है,
कोविड केसेस में दवा चाहिए, या हमारे पास कोविड केसेस में वेंटिलेटर्स चाहिए थे, ऑक्सीजन के बहुत बड़े सिलेंडर्स चाहिए थे, सब चीजें कैसे हो रही है? ये टेक्नोलॉजी की वजह, फिजिक्स की यूज करके टेक्नोलॉजी में काम हुआ, टेक्नोलॉजी फिजिक्स दोनों मिला के कैसे सोसाइटी को हेल्पफुल बना रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े वेंटिलेटर्स चाहिए थे, वो हम कौन, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलकर तो दे रहे हैं हमारे समाज, हमारे सोसाइटीज को। तो ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं हम सोसाइटी। तो सोसाइटी को तो घुमा फिरा के फायदा होने वाला है जब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी साथ में होंगे तो। लेकिन आगे समझते हैं कि जो फिजिक्स है और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों एक साथ कैसे वर्क करता है, एक कैसे दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं। देखो एग्जांपल का समझो, एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सुन रखा है आपने? सेमीकंडक्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर। जब से ये आया, देखो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी फिजिक्स का, ये पहले टेक्नोलॉजी जनरेट हुआ, इसकी वजह से कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हो गया। आप कंप्यूटर आप लोगों ने जब पढ़ा होगा 10th में, 11th में जब पढ़ा होगा, 9th में, जो पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, रूम जितने, घर जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। अब आपका छोटा सा लैपटॉप हो गया, छोटा सा आईपैड है, थोड़ा सा मतलब मोबाइल, कुछ भी है ना, आप हर चीज कर पा रहे हो ना। ये किस वजह से है? तो ये टेक्नोलॉजी और ये है फिजिक्स। तो देख रहे हो आप, टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। भाई कंप्यूटर में आज हम कंप्यूटर को छोटा कर दिए, पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, अब कितने हो गए? पहले SATA डाटा ऐसे बहुत सारी चीजें आती थी, वायर वगैरह, लैन केबल, दुनिया के केबल, अब क्या हो गए? छोटे छोटे हो गए। माउस छोटा सा हो गया, CPU छोटा सा हो गया, कंप्यूटर छोटे हो गए, लैपटॉप हो गए, मोबाइल फोन हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई। क्यों हो गए? क्योंकि इन दोनों की वजह से। ऐसे ही अगर और बात करें हम तो सेकंड बात करें, जैसे देखो शायद आपने स्टीम इंजन का नाम सुना होगा, क्योंकि सब चीज आपके लिए शायद अभी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप 11th में पढ़ोगे तो बहुत कॉमन चीज हो जाएगी स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन को इंप्रूव करने के लिए हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स। हमने क्या पढ़ा? थर्मोडायनामिक्स। अब आप देखो स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन फिजिक्स है, टेक्नोलॉजी? फिजिक्स। भाई स्टीम इंजन क्या है? जस्ट एक बेसिक चीज है, फिजिक्स बोल सकते हो आप, एक वर्क है, प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को इंप्रूव किसने कर दिया? थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स इंप्रूव कर दिया। तो आप देख रहे हो कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की क्या है, आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेशन है। फिजिक्स के बगैर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, और टेक्नोलॉजी के बगैर फिजिक्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। और जब भी दोनों के साथ काम होगा तो सोसाइटी को यहाँ पर फुल मिल जाएगा। और इसके बारे में प्रॉपर नोट्स आप नोट नीचे जाके डाउनलोड करके लिख सकते। बेसिक बातें हैं रिलेशन बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी में क्या है कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है, और दोनों के बगैर काम हो नहीं सकता। और इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, जिसका हमें फायदा आज भी मिलता है। ठीक है, आज हम आपको ऑनलाइन डिजिटल पढ़ा पा रहे हैं बाई हेल्प ऑफ छोटे से फोन से, छोटे से कैमरे से, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा पा रहे हैं। सब क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ही तो है। भाई आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम आप तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज देखो टेक्नोलॉजी है, आप घर में बैठे बैठे हर जगह के न्यूज, हर जगह के वेदर, हर जगह के हर चीज पता कर सकते हो। उसके लिए रीजन रिस्पांसिबल कौन है? ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको इतना। फिर हम बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब आएगा आपका कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कौन कौन से है, उसके बारे में जल्दी बताओ फिर बात। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बात करें अगर फंडामेंटल फोर्सेस की नेचर की, तो बेसिकली देखो हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो उसमें से सबसे पहला फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला फोर्स कंप्लीट। दूसरा जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक मैग्नेट के बीच में साउथ पोल नॉर्थ पोल के बीच लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो फोर्स लगते हैं उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्स होता है हमारा पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसे सारे दो को आपने सुन भी रखा होगा, शायद ये सुन रखा होगा, ये देखना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार टाइप के फोर्स होते हैं। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जाम्स के। छात्रों से बात करें, इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको डेफिनेशन लिख दिया हूं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बिकॉज़ ऑफ इट्स मास, कि मास की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझो, जैसे आपने एक बॉल को फेंक दिया आसमान में, ऊपर की साइड बहुत ऊपर फेंका, एक मीटर जो भी फेंका, अब बॉल नीचे अपने आप गिरना शुरू क्यों हो रही है? ग्रेविटी क्या कर रही है? उसको खींच रही है। तो ग्रेविटी हमेशा कैसी फोर्स है? खींचने वाली फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो आप यहाँ कुछ और पॉइंट्स के लिए लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? इट इज अट्रैक्शन
अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये? रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ये कौन सा फोर्स होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरा फोर्स लिख सकते हो हम लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्शंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉन्ग रेंज फोर्स यानी कि आप बहुत दूर होगे, आप आसमान से यहाँ धरती से 2 किलोमीटर ऊपर होगे तो भी आपको क्या है खींच रहा हो, तो बहुत लॉन्ग रेंज होता है। और इसका जो फोर्स होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ऐसा लिख सकते हो वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स, कमजोर फोर्स, बहुत छोटी वैल्यू होती है इसकी, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट लिख सकते हो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फोर्स है ये। यूनिवर्सल फोर्स मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह जहां भी जाओगे वहां ग्रेविटी यूज होती है, लगती है। ये बातें हो गई। और क्या बात हो सकती है इसके बारे में? अट्रैक्टिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है। और इसको एक दिया किसने है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम भूल ही गए, इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। किसने बताया ये? सर आइजैक न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया है। इस लॉ को किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, और यूनिवर्सल फोर्स होता है। इतनी बातें नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए इसके लिए है। एक पॉइंट और रह गया है, it do not require any medium ना, it do not requires any medium to turn। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट नोट करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हमका लगता है? दो ऑब्जेक्ट की वजह से लगता है, दो मासेस की वजह से लगता है। इसको किसने डिस्कवर किया? आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। किस टाइप फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स? लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, यूनिवर्सल फोर्स है, और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, इतनी बातें हो गई, उतारें। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जल्दी करो। ओके, तो सेकंड फोर्स देखो। सेकंड फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट। दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहता है उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसे इसको डिस्कवर किसने किया? इट इज डिस्कवर्ड बाय कूलम्ब्स, COULOMBS। कूलम्ब से स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो ध्यान रखें। इट इज डिस्कवर्ड बाय कूलम्ब फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और इलेक्ट्रोडायनामिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जब कैसे हो, चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? जब चार्ज रेस्ट हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्लस प्लस चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ा है आपने? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं सेम चार्ज, या इसको ऐसे लिखते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज हमेशा कैसे करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस बोल दो, या माइनस प्लस बोल दो, यहाँ पे माइनस माइनस बोल दो। तो सेम लाइक चार्ज में तो रिपेल कर देते हैं, और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्ट करते हैं। ये किसने बताया? नहीं बताया, हमारे कूलम्ब भाई साहब ने। हमारे ग्रेट कूलम्ब साहब ने क्या एक्सप्लेन किया कि भैया जो ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो दो चार्ज के बीच में लगता है। और कब लगता है? जब चार्ज कैसे हो? रेस्ट पे हो। और होता क्या है? अगर लाइक चार्ज है तो वहां पे रिपेल होगा, और अनलाइक चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसके लिए? इट इज आल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे कि ग्रेविटी फोर्स थी, ये भी कैसी है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। किस टाइप की फोर्स होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लिख लोगे? तीसरा पॉइंट क्या है कि ये भी कैसा है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको भी क्या चाहिए? कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये बात ही हो गई। अच्छा, इसके ताकत की बात करें, इसके फोर्स, तो ये वीकेस्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटी फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर की। ये ग्रेविटी से थोड़ी सी, मतलब ग्रेविटी से मजबूत होती है। हाँ, तो यहाँ लिख दे क्या? इट इज stronger than gravitational force। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और हमारे कूलम्ब साहब ने बताया था, देखो क्या बताया उन्होंने, लिख लोगे ना इतना, तो वो तो कर लेना, बैठ करके लिख लोगे, नहीं लिखा है तो ठीक है। और इन्होंने बोला था कि दो प्रोटॉन के बीच में, द फोर्स between two proton
is 10 power 36 times the gravitational force. तो दो प्रोटॉन के बीच में क्या 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा होती है। मतलब दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आप एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू पूछते हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज 10 पावर 36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल। तो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट ऑफ जल्दी से बता रहे साथ में डेफिनेशन। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, नहीं लिखा लिख लो, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये किसने दिया? ये दिया हमारे कूलम साहब ने। बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लाइक चार्ज रिपल चार्ज ऐसे करती है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, कोई रिक्वायर्ड मीडियम नहीं चाहिए उसके लिए। जल्दी करो, फिर बातें करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। जल्दी करो। तो जैसे कि इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर कोई पूछे आपसे कौन सा है, तो आपको बोलना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कोई पूछे तो आपको बता देना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। दूसरा, ये प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। ठीक है, ये कहाँ लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगता है। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेबल है, यहाँ लिख लो, इट एक्ट्स फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। यहाँ लिखो इट डज नॉट एक्ट फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिख लोगे ना, पी से क्या है यहाँ पे प्रोटॉन है, एन से क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और ई से क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं बांध के रखा। इतनी बात करें तो इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब मैंने पढ़ा इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कैसा है स्ट्रॉन्ग होता है 100 टाइम्स बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 100 टाइम्स बड़ा होता है। तो 2-3 पॉइंट है बस, इससे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अभी हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सब कोई थोड़ा कंबाइन करेंगे। फिलहाल का नोट करो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। साथ में ये प्रोटॉन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करता। नेक्स्ट, ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए देखो, फिर बात करें हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। जल्दी करो, बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये कहां ऑब्जर्व होता है? इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग बीटा डीके। एक बीटा डीके प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में इसको देखा जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये बीटा डीके के टाइम ये ऑब्जर्व होता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। किस टाइप का फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। किस टाइप का फोर्स होता है? तो शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। दूसरा, ताकत की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्गर होता है, बट वीकर देन, किससे वीकर होता है? तो वीक उससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के बीच में आता है ना मैग्नेटिक फोर्स। वो इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? चारों फोर्स पर हम बात कर ले, ग्रेविटी फोर्स, न्यूक्लियर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम सबको कंबाइन करके बात समझ लेते हैं क्या क्या बातें हमने डिस्कस की। जल्दी तारों की बात करें, अगर हम फोर्स के हिसाब से डिस्कस करें तो देखो, सबसे पहले फोर्स किसका है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। उसके बाद आता है किसका? किसका बड़ा था बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आता है। फिर आता है आपका कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स का। वीक न्यूक्लियर फोर्स का फिर आता है आपका ग्रेविटी। ठीक है, ये सीरियल है। सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। और अगर हम बात करें रेंज के अकॉर्डिंग, अगर हम रेंज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे
जो आपका ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे फोर्स है? आर लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं ये? लॉन्ग रेंज के कैसे होते हैं? फोर्स होते हैं। और जो आपका क्या है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्टकट में लिखता हूं SNF, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स WNF आर शॉर्ट रेंज फोर्स। किस टाइप के फोर्स है ये? शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, तो फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर में ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसकी डेफिनेशन और इसके पॉइंट्स बहुत जल्दी आपके पास ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आना चाहिए। ओके, तो लगभग हमारा वीडियो खत्म होने पर है। एक लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा, तो कौन से फिजिकल लॉ है नेचर के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, जल्दी करो। इतना यही था मेन टॉपिक, और बाकी जो हमने पढ़ा था सब खत्म हो चुका है। बस एक थोड़ा सा 2 मिनट का लेक्चर है, जल्दी करो फिर बात करें। फिजिकल लॉज है नेचर के, जिनको बोलते हैं कंजर्वेटिव लॉज। जैसे देखो, जो टाइम था चेंज नहीं होते, जो कांस्टेंट रहते हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव लॉ ऑफ नेचर। तो इसके जो कुछ लॉज हैं, पहला लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक लॉ है, ठीक है। दूसरा लॉ है, देखो लॉ के नाम जान लो, आपको ज्यादा नहीं जाना है। जो फिजिकल लॉ है नेचर के, वो पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, 4 हैं ऐसे। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये चौथा है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का एक दोनों पॉइंट है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये फिजिकल लॉज है नेचर के, ये 4 लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर। जो टाइम के साथ चेंज ना हो, जैसे आपने पढ़ा द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा पढ़ा है ना आपने? तो वही सारी चीजें कंजर्वेशन, एनर्जी, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बारे में है। उसके बारे में पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और अभी तो आज शुरू है पहला चैप्टर, खत्म हुआ आज पहला चैप्टर यहीं पे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उससे आपको नया कुछ सीखने मिलेगा। तो एंड करते हैं यहीं पे आज का क्लास। काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बड़ा चैप्टर भी। होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हुए होंगे फिजिक्स को देख के, समझ के, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं जान के, और आप आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे। तो अगर आपको मजा आया हो पढ़ने में तो आप प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। और मैं आपको इसी टाइप से आपको रोज एक नया वीडियो, या नहीं रोज तो हर हफ्ते में लगभग 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, और आपके साथ मैं भी मेहनत कर सकूं। ठीक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी आप भी करिए, आपके भी फायदे हैं। मेरा तो खैर, हम तो टीचर हैं, हमारे लिए तो क्या है, जो भी सब आप पढ़ोगे तुम्हारे लिए दैट इज इनफ। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हमारा पढ़ाई करते रहें और